माना पोल ने आर्थर को बहुत ही ज्यादा बैडली इंजर कर दिया होता है। उसे लिटरली क्लिफ के एज की तरफ उड़ा दिया गया था। जैसे वो गिरने लगता है वो मेज को भी अपने साथ नीचे ही खींच लेता है। आर्थर ने जो डैगर फेंका था वो एक माना स्ट्रिंग से बंधा हुआ था जिससे वो मेज को अपने साथ खींच रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों पूरे गिरने वाले होते हैं, जो मेज होता है वो क्लिफ के एज को पकड़ लेता है। बदकिस्मती से जहां वो पकड़ता है क्लिफ का वो हिस्सा उसके वेट से टूट जाता है और दोनों नीचे एबिस में गिर जाते हैं। ड्यूरन वॉकर देखता है कि जो छोटा आर्थर है वो अपनी मौत की तरफ गिर रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए जमीन से एक बड़ा सा अर्थ हैंड बनाता है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ड्यूरन थोड़ा सा लेट हो गया है। आर्थर की आंखों में आंसू भर जाते हैं जैसे वो नीचे गिरता जा रहा होता है। उसका दिल सिर्फ फॉल की वजह से, गिरने की वजह से नहीं टूट रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि उसके बड़े भाई बनने का सपना उसके हाथ से निकला जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक आदमी के चैम्बर में जिसका नाम है मारलोर MARLOR। वहीं किंग ग्रे यानी हमारा लड़का आर्थर उससे मिलने आता है। मार्लर थैंकफुल फील करता है कि काउंसिल का पार्ट वो है, इसलिए वो थैंकफुल फील कर रहा था। पर वो ये भी मानता है कि कभी कभी उसे जेलसी होती है उन किंग्स से जिन्हें विक्ट्रीज के बाद फेम और ग्लोरी मिलती है। फिर वो पूछता है कि किंग ग्रे इतने अचानक से आप यहाँ पे क्यों आए हो? तब ग्रे साइलेंटली अपना वॉर मेडल निकालता है जो उसने रिसेंटली विक्ट्री के बाद पाया था और टेबल पे रखकर कह देता है वो रिटायर कर रहा है। मतलब हमारा आर्थर रिटायर कर रहा है। इस दुनिया में जहां पर बर्थ रेट्स गिर चुकी हैं और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वॉर्स की जगह डुएल्स ने ले लिया और आर्मीज की जगह किंग्स ने। ग्रे उन्हीं किंग्स में से एक था जो अपने टेरिटरी के लिए लड़ता था। लेकिन उसका रिटायर होने का रीजन थकान या फिर कमजोरी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने या फेम के लिए नहीं दी थी। उसे लिटरली तोड़ दिया था उस एम्प्टीनेस ने, उन लोगों की कमी ने जिनको वो प्यार करता था। एक अनाथ जो सब कुछ खो चुका था अब आर्थर के रूप में दोबारा पैदा हुआ था, अपने पुराने प्यारों को दोबारा देखने की चाहत लेकर। थोड़ी देर बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो कहाँ है और जिंदा कैसे एक्चुअली। लेकिन बिल्कुल पास में ही एक मेज की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसका जो ट्विस्टेड कॉर्प्स है ना, उसे देखकर आर्थर को ऑलमोस्ट वॉमिट आ जाती है और वो वॉमिट कर भी देता है। वो बिल्कुल थका हुआ था, आसमान के नीचे लेटा हुआ था, तब एक छोटी सी लीफ उसके फेस पे आके गिरती है। वो झट से उठ जाता है और उसे पास में ही एक वाटर पाउच और फूड बैग मिलता है। अपनी बची कुची स्ट्रेंथ से वो कैसे जैसे क्रॉल करता है, फूड उठाता है और सब खा जाता है, पानी भी पी लेता है। फिर थकान से दोबारा गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो फिर से उठता है, चलने की कोशिश करता है, पर उसके पैर साथ ही नहीं दे रहे होते। फिर भी वो कैसे जैसे हिम्मत जोड़कर खड़ा होता है और सबसे पहले मेज की डेड बॉडी के अंदर से डैगर निकालता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो क्लिफ की हाइट देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। कैसे बचा वो बंदा, उसे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो सोचता है कि शायद जो डेड मेज है वो शायद बोल रहा हो, लेकिन फिर उसे आवाज वापस से आती है जो उससे पूछ रही होती है उसके शरीर के हालत के बारे में। डर के मारे आर्थर मेज के बॉडी को वैसे पॉक करता है देखने के लिए कि कहीं वो तो जिंदा नहीं है, पर आवाज कहती है कि ये बॉडी दोबारा नहीं उठने वाली। आर्थर थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लेकिन फिर आवाज से पूछता है कि क्या उसने ही उसे बचाया? मतलब इस जो आवाज है उसी ने आर्थर को बचाया था क्या? आवाज हाँ में जवाब देती है। जब आर्थर पूछता है कि वो कौन है, आवाज कहती है जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। आर्थर को ये जो मिस्टीरियस टोन है वो पसंद नहीं आ रही होती और वो कहता है ये जो भी इसे बुला रहा है उसे पहले तो चीज तो बिलीव ही नहीं हो रहा, और दूसरी चीज क्या हो तुम भाई? और इसके जवाब में वो जो आवाज होती है वो शांति से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहता है तो सिर्फ वही है जो उसकी हेल्प कर सकती है। घर शब्द सुनते ही आर्थर को अपने पेरेंट्स और माँ के अंदर जो एक बच्चा पल रहा होता है, सिबलिंग, उसकी याद आने लग जाती है। उसे नहीं पता कि वो लोग सेफ हैं या नहीं। और इतनी बात के बाद अपना आर्थर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये बंदा आराम से कहता है मिस्टर वॉइस, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से कैसे निकलूं? आवाज हंस के कहती है मिस्टर नहीं मिस बोलो, मैं लड़की हूँ। लेकिन पोलाइट होने के चक्कर में वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। और अचानक आर्थर का दिमाग है ना एक शॉक फील करता है और वो सब कुछ देखने लगता है। आस पास का ही नहीं, लगभग दूर तक का सब कुछ देखने लग जाता है। ये एक स्ट्रेंज विजन जैसा लगता है। और ये बंदा अब जंगल से बाहर निकलता है। उसका जो शरीर है ना वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है, थोड़ा पेन रह गया होता है, पर वो फिर भी चल रहा होता है। वो सोचता है कि किस मेज से उस औरत ने उसे बचाया, और सिर्फ उसे ही क्यों? हर एक क्वेश्चन के आंसर के बदले उस बंदे को एक नया सवाल मिल जाता है और ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज होता है। फिर उस बंदे को एक थोड़ी सी पानी की आवाज सुनाई देती है। वो एक बड़े पत्थर पे चढ़ता है और बिना सोचे समझे सीधा रिवर में जंप मार देता है। जैसे ही वो ठंडे पानी में एंजॉय करता है, वो मिस्टीरियस लड़की कहती है तुम कितने केयर फ्री हो। फिर वो उसके मैनहुड का मजाक उड़ा रही होती है। अरे कौन सा मैनहुड, छोटा बच्चा है तो ये। वो लिटरली
वो जो भी वो मिस थी वो कहती है, ओह दिस इज सच अ स्मॉल गन। आर्थर शर्म से लाल होता है और तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है। फिर वो अपना वाटर पाउच फिल करता है और कुछ खा लेता है ताकि एनर्जी बनी रहे। उसके हिसाब से वो माउंटेन से ईस्ट साइड गिरा था, तो अब वो एल्व्स के एरिया में के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर फॉग वगैरह होती है वो सारी चीजें है ही नहीं। और फिर इस बच्चे को बीस्ट ग्लेड्स से गुजरने का बिल्कुल डर कम हो जाता है जब उसे छोटे मोटे जानवर दिखते हैं। उसे लगता है कि माना बीस्ट नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ माना बहुत ज्यादा है। वो चाहता है थोड़ा माना अब्जॉर्ब करे, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसे अपने पेरेंट्स तक पहुंचना है कैसे भी, खासकर माँ और अनबॉर्न बेबी के लिए। लंबे वॉक के बाद आर्थर फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो मिस्टीरियस लेडी रहती है। पहले तो वो उसे रॉक्स का क्लस्टर समझता है और थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वो लड़की कहती है, मैं पत्थर नहीं हूँ, समझ आया? अगर मुझसे मिलना है तो जल्दी इधर आओ, अंदर आओ, चलो आ जाओ। आर्थर बिना किसी झिझक के टनल के अंदर चला जाता है जहाँ एक हल्की सी आर्केन ग्लो हो रही होती है। थोड़े से डर के साथ वो बंदा अंदर जाता है, पर अचानक गिर जाता है एक ग्लोइंग एबिस में और जोर से जमीन पर टकरा जाता है। पेन के बावजूद वो बंदा उठने की कोशिश करता है, पर सामने एक बड़ा टेरिफाइंग मॉन्स्टर होता है। डर के मारे वो पीछे गिर जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर कोई और नहीं, वही मिस्टीरियस लेडी होती है जिससे वो बात कर रहा था। वो उसके पास आती है और कहती है, मुंह बंद करो नहीं तो इंसेक्ट अंदर चले जाएंगे, पागल। फिर वो अपना बड़ा सा हाथ उसके तरफ बढ़ाती है और कहती है कि उसे एक डायमेंशनल रिफ्ट बनाने में टाइम लगेगा जिससे वो घर लौट सके। तब तक उसे यहाँ के ग्लोइंग प्लांट्स के साथ अपना पेट भरना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थर रिस्पेक्टफुली थैंक बोलता है, फ्रूट्स के पास जाता है। फ्रूट्स में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे अपनी फैमिली याद आ जाती है और वो उदास हो जाता है। तभी वो लड़की उसे पीछे से डरा देती है और आर्थर के हाथ से फ्रूट टूट जाता है। जूस उसके फेस पे छिड़क जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में वो फ्रूट्स को खा कर एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। और तब आर्थर फाइनली कहता है, अरे अब तो बहुत हो गया, अब तो अपना नाम बता दो। मॉर्सल कामली कहती है, मेरा नाम सिल्विया है। और नाम सुनने के बाद आर्थर का जो डर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो उससे अपने हिसाब सवाल पूछ लेता है कि ये जगह क्या है, वो यहाँ अकेली क्यों है, उसके पास ये वोंड कैसे आया, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उसे बचाया क्यों और कैसे। एक्चुअली सिल्विया उसके पहले सवाल का जवाब देना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि ये जगह एक नैरो जोन है जो बीस्ट ग्लेड्स और फॉरेस्ट ऑफ एल्जायर के बीच में है। कोई भी लगभग इस एरिया के बारे में नहीं जानता क्योंकि वो खुद उन सबको यहाँ से दूर रखती है जो पास आने की कोशिश करता है। वैसे भी यहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं है, तो आर्थर बेसिकली पहला इंसान है जो उसके डोमेन में घुसा है। अब सिल्विया के साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हुए आर्थर उसे कहता है कि वो ना उसे आर्थ बुला सकता है, या तो ये ART आर्ट है या फिर अर्थ है, मतलब निक नेम से आर्ट से बुला सकती है जैसे उसकी फैमिली बुलाती है। सिल्विया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर ये बात मान लेती है और फिर उसके दूसरे सवाल के ऊपर आती है। वो बताती है कि वो यहाँ अकेली इसलिए है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं बचा। उसके बहुत सारे दुश्मन है जो उस चीज के लिए तड़प रहे हैं जो उसके पास है। अपने उन दुश्मनों के साथ आखिरी बैटल में जब वो कैसे जैसे मुश्किलों से बचकर बाहर निकली थी, तभी उसके सीने के ऊपर ये इतना बड़ा घाव लगा। और फिर जब आर्थर उससे पूछता है कि उसने उसे बचाया क्यों, मतलब उस लेडी ने इसे क्यों बचाया, तो सिल्विया कहती है कि शायद वो उसके हिम्मत और उसके सैक्रिफाइस से इमोशनल हो गई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ अकेली थी और किसी से बात करना चाहती थी। जो भी हो, उसे खुद भी श्योर नहीं होता है कि उसने सच में उसे क्यों बचाया हुआ है। फिर वो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे रात के लिए रेस्ट लेना होगा, इसलिए मुझे माफ करो, सोने दो, क्योंकि जो उसका वुंड है ना वो फिर से खराब होने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है। उसे कल डायमेंशनल रिफ्ट पे काम करने के लिए फिट रहना होगा यार। आर्थर पोलाइटली उसे थैंक्स करता है और गुड नाइट की विश कर देता है। जैसे ही वो डार्क आर्मर में छुपी सिल्विया दूर जाने के लगती है, आर्थर के दिमाग में बस एक छोटा सा थॉट आता है, वो कितनी अकेली लग रही है। जाते जाते सिल्विया उसे एक लास्ट बात बोलती है कि वो डायरेक्टली उसके फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं देख सकती, लेकिन वो ये श्योरिटी के साथ कह सकती है कि उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे लोग सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर इमोशन से भर जाता है, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू आरिगातो, मुझे ये खबर चाहिए थी। टाइम गुजरने के साथ साथ सिल्विया और आर्थर लंबे लंबे वक्त तक बातें करते रहे। जब भी सिल्विया पोर्टल प्रिपेयर नहीं कर रही होती है, उनकी ये बातें घंटों से दिनों में और दिनों से हफ्तों में बदल गई थी भाई साहब। दोनों हर पल एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुल मिला के ये इतना बड़ा मॉन्स्टर, ये सिल्विया और ये छोटा सा आर्थर जो अभी 2 साल का भी नहीं है, ये बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। सिल्विया अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताती थी, पर आर्थर धीरे धीरे समझने लगा कि वो असल में कैसी है। आर्मर के अंदर छुपी हुई वो जो मिस्टीरियस लेडी है, वो असल में डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का परफेक्ट एग्जांपल थी। उसकी स्केरी और पावरफुल अपीयरेंस के पीछे वो एक काइंड, जेंटल, पेशेंट और वार्म दिल वाली थी।
उसके केयर करने का तरीका उसको आर्थर को अपनी माँ की याद दिलाया करता था, प्यारी और नरम, पर जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाती थी, खासकर जब वो गलत होता था। और स्ट्रिक्ट होने की बात से आर्थर को एक अजीब सा बुरा सा मोमेंट भी याद आता है। एक बार उसने उन पंडित के लिए अपनी नफरत एक्सप्रेस की थी जिन्होंने उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उस गैंग के लीडर का जो चेहरा है ना, वो उसके दिमाग में अभी तक बसा हुआ है और उसे लगता है कि जब तक वो उस इंसान को खत्म नहीं करेगा तब तक उसका दिमाग शांत भी नहीं होगा। और तभी सिल्विया अचानक से उसके फोरहेड पे पॉक कर देती है, इतनी जोर से कि आर्थर सीधा कुछ फीट दूर जाके गिरता है। फिर वो कहती है, तुम गलत नहीं हो लेकिन। और हमारी सिल्विया कहती है कि वो पंडित है ना, वो मौत के लायक ही थे, इसीलिए उसने उस मेज को नहीं बचाया जो अपने आर्थर के साथ ही गिरा था। लेकिन वो क्लियर कर देती है अगर उसका दिल नफरत और बदले की आग से धुंधला हो जाएगा तो आगे चल के वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। उसके बजाय वो चाहती है कि वो गर्व से जिए, आगे देखे और बदले के बोझ अपने कंधों पर ना ले। मुसीबतें फिर आएंगी लेकिन गम और गुस्सा उसके दिमाग को खोखला नहीं करना चाहिए। उनसे सीखो, मुस्कुरा कर फ्यूचर का सामना करो, तभी असली जीत होगी ना। अरे वाह, मजा आ गया। और आर्थर को किसी ऐसे इंसान से मोरल लेक्चर मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो ऐसा इतना डरावना दिखता है। फिर भी उसकी बातें उसके दिल को छू गई। ख्यालों में खोया हुआ वो तब तक अपने इस ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाता है जब तक सिल्विया उसे उसके कंटेम्पलेट से बाहर नहीं निकालती और कहती है कि पहले वो जो फ्रूट्स है ना वो खत्म कर दे जो उसने दिए थे, समझ आया। खाते हुए उसको नजर आता है कि जो उसका वुंड है ना वो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सिल्विया जल्दी से रीएश्योर करती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी उसका घाव फट जाता है, ये नॉर्मल है। फिर उसके जहन में एक और बात चल रही होती है। उसकी समझ में, मतलब उसकी समझ के मुताबिक ह्यूमंस आमतौर पे अपना माना कोर होता है वो 12 से 13 साल के आसपास ही जगाते हैं। तो फिर वो आर्थर ने पहले ही अपना माना कोर कैसे बना लिया और कई ट्रेंड मेजेस से बेहतर माना का इस्तेमाल कैसे सीख लिया? इस सवाल पर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड जीनियस होकर कह रहा होता है कि मैं एक बॉर्न जीनियस हूँ। अगर ऐसा ही है तो सिल्विया कहती है उसके पास उसको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक टेक्निक जो मूव करते हुए मेडिटेट करना माना ऑब्जर्व करना सिखाता है। शायद फाइट करते हुए भी वो कभी काबिल हो जाए। जब वो टेक्निक दिखाती है आर्थर हैरान रह जाता है और वो क्यूरियोसिटी स्काई हाई हो जाती है, उसकी स्काई रॉकेट हो जाती है। सिल्विया समझाती है कि ह्यूमंस माना के मामले में काफी लीनियर सोचते हैं। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए छोटे सिंपल माइंडलेस मूवमेंट से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं ये आर्थर की ज्यादा मदद तो नहीं कर रही होती। तो सिल्विया और एक्सप्लेन करती है कि जो माना बीस्ट होते हैं ना वो इस चीज को नेचुरली इस चीज को कर लेते हैं। ह्यूमंस तो इस चीज को मदद तो बात करते हैं, अवेकन कर पाते हैं। उनकी जो बॉडीज होती है वो इतने ज्यादा मल्टीटास्किंग के लिए लायक नहीं होती है। लेकिन आर्थर पर ये बात लागू नहीं होती। अगर वो मेहनत करे तो सक्सीड कर सकता है। ये थोड़ा सा एंकरेजमेंट आर्थर को जोश दे देता है और वो वादा करता है कि बेस्ट करेगा। और जब सिल्विया रिफ्ट बना रही होती है आर्थर डिलीजेंटली प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन एक गलत मूवमेंट से वो बंदा ट्रिप कर जाता है। इस स्किल का मतलब यही होता है कि फाइट करते हुए भी माना का जो स्टेडी इनवर्ड फ्लो होता है वो मेंटेन करना। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता और वो प्रैक्टिस जारी रखता है। स्विंग्स, अब्सॉर्ब, रिपीट, सारी चीजें धीरे धीरे उसको समझ आ जाता है और वो माना अब्सॉर्प्शन की कला मास्टर कर लेता है। और बहुत ज्यादा खुशी से वो अपनी छोटी अचीवमेंट सिल्विया को बताता है। लेकिन लगता है कि वो पहले ही बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी है और रिस्पॉन्ड करने की हालत में ही नहीं होती। उसको डेड पेल और लाइफलेस देखकर आर्थर पैनिक कर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी इंजरी है ना उसने उसको गिरा दिया है और उसकी इतनी बड़ी बॉडी से खून लीक कर रहा होता है, एरिया भर रहा है भाई साहब। वो जल्दी से उसका बड़ा सा हाथ पकड़ता है और जितनी छोटे से बॉडी के अंदर ताकत है वो सारी लगाकर उसकी मैसिव फॉर्म को पलटने की कोशिश करता है। लेकिन तब वो देख पाता है कि वो जो घाव है ना वो और भी ज्यादा बिगड़ गया है। लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो रिफ्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और ट्रैवल के लिए रेडी है। अब सोचता है तो समझ आता है कि जब से वो उस पोर्टल को बना रही है उसकी इंजरीज धीरे धीरे वर्स होती गई। ये रियलाइजेशन उसको तोड़ देती है भाई साहब। बंदा ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि वो जो लड़की है, वो जो सिल्विया है, वो उसके लिए सफर कर रही थी और उसने नोटिस ही नहीं किया। ये बात उसको क्रश कर देती है। तब सिल्विया फेंट वॉइस में बोलती है कि सब ठीक है। आर्थर बस उससे चिपक के रोते रहता है, आंसू बहते रहते हैं। वो कैसे ठीक हो सकती है यार जब वो उसे छोड़कर जा रही है? ये सोच के उससे और दर्द होता है। ये ख्याल कि उसने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, वो भी इसके
के लिए। आर्थर का दिल लिटरली और भी ज्यादा दुखता है और उस पॉइंट पे छोटा सा बच्चा ऐसे रोता है कि बस पूछो मत यार। और वो इतना रोता जाता है जैसे कि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला कि इसको कुछ होगा। सिल्विया जेंटली रिमाइंड करती है कि जो उन दोनों का साथ है ना वो काफी छोटा है, काफी कम है और वो नहीं चाहती कि वो अपने आप को ब्लेम करते हुए वक्त वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे। लेकिन आर्थर को समझ ही नहीं आ रहा होता, वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो खुद को कैसे ना दोष दे यार। मतलब सिल्विया इतनी प्यारी लड़की, वो अपनी जान दे रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आर्थर अपने परिवार से मिल सके। सिल्विया थैंकफुल है कि आर्थर की वजह से वो इस फोर्ससेकन केव को थोड़ा जल्दी छोड़ पाएगी। इसी वजह से उसके दिल में कोई रिग्रेट नहीं है। जल्दी ही उसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, मतलब राख बन जाता है। उस ब्लैक आर्मर के क्रम्बल होने पर एक पेयर रेडिएंट व्हाइट विंग्स निकल के आते हैं और उसी के आगे सिल्विया एक नई फॉर्म में खड़ी हो जाती है जहां वो अपनी असली खुद जैसी लगती है। और आर्थर ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो सिल्विया जो है वो ड्रैगन निकलेगी। वो खुद ऑल्सो एडमिट करती है कि वो एक ड्रैगन है, या कम से कम ह्यूमंस उस जैसे बीइंग को ड्रैगन कहेंगे। लेकिन वो बंदी कहती है कि इन छोटी छोटी बातों में ना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त बर्बाद करने की 1% भी नीड नहीं है। उसे अपने ओरिजिनल फॉर्म को इस्तेमाल करना है, यूज करना है ताकि वो पोर्टल को फिनिश कर पाए। और अब जब उसका व्हील हटा है उसके दुश्मन और भी जल्दी आ रहे होंगे। वो अपना पार्ट स्टार्ट करे उससे पहले वो कुछ बातें बता देती है। वो उसको एक रेनबो लाइक एग देती है और कुछ अपने फेदर्स भी दे देती है। कहती है फेदर्स से एग को वार्म रखो ताकि उसका ओरा छुप जाए। अभी तक आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। तभी वो अचानक से उसे टकरा जाती है और उसी वक्त किसी रिएक्शन से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और स्किन पर पैटर्न्स उभर आते हैं। और सिल्विया रियश्योर करती है कि वो सब कुछ टाइम पर समझ जाएगा, समझ लेगा, टेंशन मत लो भाई। इसके शरीर पे कुछ ज्यादा पैटर्न्स नहीं आ रहे, काफी बढ़िया लग रहा है। उसको जब जो करना था उसने वो सब कर दिया। वो पोर्टल खोलती है, वो डायरेक्टली उसके घर तक नहीं बना पाएगी पर कम से कम ऐसा है कि इंसानों के बस्ती तक तो बना ही देगी, रीजन तक बना देगी। वो ये सारी चीजें बताकर जल्दी से पोर्टल में जंप करने को कहती है। और जैसे अपना छोटा आर्थर जंप करने लगता है, लीप करने लगता है, वहां से एक छोटा सा रॉक गिरने लगता है और इसी चीज पे सिल्विया जल्दी से अपने मैसिव विंग्स को स्प्रेड करती है और उसे क्रश होने से बचाती है। जो इस डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक क्रीपी सकर जैसा फिगर है जो अजीब तरीके से सिल्विया से मिलता जुलता दिख रहा होता है। और वो फॉर्मल तरीके से सिल्विया से कह रहा होता है, बात कर रहा होता है कि इस जिद को छोड़ दे और इस चीज को उसको दे दे जिस चीज के पीछे ये लोग पड़े रहे। अगर ये चीज वो सबमिट कर देगी तो शायद उसका घाव भी ठीक कर देंगे ये लोग। आर्थर भी देख सकता है कि ये जो नया फिगर है ये सिल्विया के अर्लियर फॉर्म जैसा ही है काफी हद तक। फिर सिल्विया एक एबिलिटी यूज करती है जो उसके आसपास टाइम फ्रीज कर देती है। सिर्फ वही और आर्थर ही मूव कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। और ऐसा लग रहा होता है इन दोनों के पास अभी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। वो मानती है कि उसने ट्रांसपोर्ट सेल को जानबूझकर लंबा किया है ताकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सके, वो ज्यादा बात कर सके। वो समझती है कि ये सच में सेल्फिश भी था। लेकिन अब ये बंदी एक और छोटी सी सेल्फिश रिक्वेस्ट कर देती है। वो चाहती है कि आर्थर इस बार उसे ग्रैंडमा बुलाए। ये कैसी फैंटेसी है बे? ग्रैंडमा क्यों? आर्थर बावड़ा हो जाता है, बीफडल रह जाता है। लेकिन टाइम फ्रीज में और ज्यादा पल सस्पेंड होने पे, खत्म होने पर वो कहता है कि बस कैसे भी इस जगह से मेरे साथ चल पड़े और कुछ भी नहीं चाहता वो। सिल्विया आंसू से भरी मुस्कान के साथ कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती। उस बंदे के और प्रोटेस्ट करने से पहले वो जोर से उसे पोर्टल में फेंक देती है और वो भी एक बिटर स्वीट फेयरवेल के साथ। जब वो रिफ्ट से गिरता है आर्थर एक बार और उसका नाम लेकर बुलाता है और इस बार उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। इस टाइम ये बंदा उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है। उसकी शब्दों से सिल्विया के चेहरे पर बहुत प्यारी सी जेंटल सी मुस्कुराहट आ जाती है, स्माइल आ जाती है। वो सॉफ्टली थैंक करती है और उनकी कहानी का ये हिस्सा, ये बहुत ही प्यारा पल यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन आर्थर की कहानी चलती रहती है। वो एक बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के अंदर लैंड करता है। बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज से घिरा हुआ है ये बंदा। उसके दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही ख्याल है, उसकी याद। उसकी छाती दर्द कर रही होती है, उसके दिल में दर्द हो रहा होता है, ना सिर्फ उदासी से बल्कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भी। वो जानता है कि वो उसे कभी भी दोबारा नहीं देख पाएगा, ना देख सकेगा और यही सच्चाई उसके लिए अनबियरेबल है। बस वो चिल्लाता है, अपने दर्द की एक आवाज निकालता है। कोई हैरानी नहीं कि वो बहुत पागल हो चुका है अपने लॉस से, उस बंदी को खो के, उसको अपने से दूर करके। लिटरली 4 महीने तक सिल्विया इकलौती वो बंदी उसकी जिंदगी में कांस्टेंट रही। ऐसी यादें भर दी जो अब शायद कभी फेड ना हो रही है, ना कभी हो पाएगी।
एक वक्त जो छोटा भी लगा और लम्हा भी, उसने उसको अपनी ही तरह ट्रीट किया। आर्थर को जितनी भी चीजें चाहिए थी, चाहे वो गाइडेंस हो, केयर हो, प्यार हो, सब कुछ उस बंदी ने उसे दिया। पर लगता है कि ये सारी चीजें सच में एंड हो रही हैं। बट सच तो ये है कि ये एंड बिल्कुल भी नहीं है, ये एंड के पास भी नहीं है। अभी तो स्टोरी बहुत बची है। जब वो लेटा हुआ वहां पे पड़ा होता है, वो पता नहीं कैसे उसकी आवाज सुनने लगता है, लेकिन सामने जो उसके सामने जो आता है वो चीज और कुछ नहीं, एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। सिल्विया ने ये उसके दिमाग में पार्टिंग से पहले बर्न कर दिया था, एक आखिरी हिस्सा छोड़ के, ये मतलब कुल मिला के उसके दिमाग में छोड़ दिया था। और फिर बाद में वो जो रिकॉर्डेड मैसेज था वो शुरू होता है। वो कहती है कि जो आर्थर है वो अभी पूरी सच्चाई जानने के लायक नहीं है। उसका जो शरीर है वो अभी भी छोटे से लड़के जैसा है, लगभग 4 साल का, जबकि उसका जो माना कोर है वो डार्क रेड स्टेज तक बढ़ चुका है। और वो बताती है कि उसने उसमें एक पार्टिंग गिफ्ट इन्फ्यूज कर दिया है, एक यूनिक विल जो काफी अलग है। उसका फ्यूचर मेज बनने का रास्ता इस गिफ्ट को कैसे वो यूज करता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आर्थर इस गिफ्ट के लिए ज्यादा ग्रेटफुल फील नहीं कर रहा होता, उसमें बिटरनेस घूम रही होती है, सोरो, एंगर, गिल्ट। भाई कुल मिला के ये बंदा परेशान हो रहा होता है, ट्रिप हो रहा होता है, मिक्स होकर बिल्कुल उसका दिमाग धुंधला कर देता है। ऐसा मान लो जैसे कि सिल्विया उसके इमोशंस को सेंस कर लेती है, वो जानती है कि वो भी कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन इस छोटे से बच्चे को याद रखना पड़ेगा कि उसके पास अभी भी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है जो जिंदा है, जो उसका वेट कर रही है, और उसको एक पर्पस इस लाइफ में कंप्लीट करना है। उसकी एक छोटी सी इच्छा है कि वो जो चाइल्डहुड है, उसका जो जॉय है और इनोसेंस है, उसको एम्ब्रेस करे और एक दिन ऐसा आदमी बने जिसे उसके पेरेंट्स के ऊपर, मतलब उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो सके, बहुत ज्यादा गर्व हो सके। सिल्विया का मैसेज एक प्रॉमिस के साथ एंड होता है, खत्म होता है कि जब आर्थर का माना कोर है वो व्हाइट स्टेज से आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर उससे बात करेगी और सब कुछ समझा देगी। तब तक के लिए वो बंदी किंग ग्रे को विदा कर देती है। उसकी पुरानी लाइफ का टाइटल सुनकर इसका दिमाग थोड़ा सा घूमता है और उसका ध्यान बिल्कुल क्यूरियोसिटी की तरह बदल जाता है। वो वहां फ्रोज खड़ा रह जाता है, पूरा कंफ्यूजन उसके दिमाग में मतलब ऐसा बतल बतल करके पड़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो उसको परेशान करता है कि वो बंदी कितने अरसे से उसकी असली आइडेंटिटी जानती थी और उसने उसको पहचाना कैसे यार। फिलहाल वो सारी की सारी सोच को साइड कर देता है और अपनी करंट प्रॉब्लम पर ध्यान देता है। अगर वो इस जिंदगी को सिर्फ रिवेंज की तरह ट्रेनिंग में बर्बाद करता है तो ये लास्ट लाइफ से ज्यादा क्या अलग होगी यार। इसलिए उसके पास अब एक ही रास्ता बचता है और वो है आगे बढ़ना। लेकिन पहले वो सोचने लग जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसे सोचना चाहिए था कि ये जगह कहाँ है। वो माना अब्जॉर्प्शन टेक्निक एक्टिवेट करता है और गॉडली स्पीड से फॉरेस्ट में दौड़ने निकल जाता है। भाई साहब मजा आ रहा है। कुछ देर दौड़ने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि जो माना यूज करने के बावजूद उसका विजन है ना वो अभी भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन एक चीज क्लियर होती है, वो जो फॉरेस्ट है वो काफी अंदर से गहरा है, काफी लंबा फॉरेस्ट है भाई। हालांकि अब वो सिल्विया के सिखाए हुए माना रोटेशन को थोड़ा सस्टेन कर पाता है, फिर भी काफी देर तक भटकने के बाद भी एग्जिट नहीं मिला। बट सिल्विया ने तो प्रॉमिस किया था कि वो उसको इंसानों के पास पहुंचा देगी, लेकिन अब तक उसने कोई इंसान का निशान ही नहीं देखा भाई। इस फॉरेस्ट के बीच में, दरख्तों के बीच में ये बंदा मोंकी की तरह जंप करते हुए, हॉप करते हुए, आर्थर को एट लास्ट ह्यूमन प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। वो ट्रीज टू ट्रीज जंप करते करते नीचे एक कैरेज देखता है, थोड़ा डिसेंड करके सेफ डिस्टेंस से वो उनके ऊपर नजर रखता है और बातों को सुनने की कोशिश करता है। ये जो फिल्थी बास्टर्ड्स है ना, ये गंदे लोग लग रहे होते हैं, उनको आर्थर गलती से भी अच्छा नाम मान ले। आई होप उन्होंने एक औरत को कैप्चर किया हुआ है और वो जो औरत है वो एक एल्फ लग रही होती है, यंग और अनटच्ड। ओ माय गॉड, अनटच्ड भी बता रहे हैं। वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, बेटे पैसा ही पैसा होगा, वो सारी चीजें सोच रहे हैं। आर्थर के चेहरे पर जो रिजेंटमेंट है और गुस्सा है वो उतर आता है। वो क्लियर करता है कि ये लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ना ही वो एक एल्फ को बेच पाएंगे। आर्थर को कोई आइडिया नहीं है कि इन पिग्स के पास फॉरेस्ट हाउंड्स कैसे आए, पर एक खून पकड़ने से उसे फॉरेस्ट से निकलने का बेस्ट चांस मिलेगा। और जो स्लेव ट्रेडर्स है उस बंदे को फालतू में इस लड़की को किडनैप करने के लिए वो बंदा एक बढ़िया सा पनिशमेंट भी देगा, बीटिंग भी देगा, मारेगा भी। जितना जल्दी वो घर जाना चाहता है उतना ही समझदारी से वो बंदा प्लान भी बना रहा होता है, बनाना चाहता है सीधा सब पर अटैक करना। एकदम से इतना छोटा बच्चा, भाई एक सुसाइड ही होगा, तो वो चुपके से उनका पीछा करता है। वो परफेक्ट मौका ढूंढ रहा होता है, ढूंढने का वेट करता है, अपनी ताकत इकट्ठा करता है ताकि जब गार्ड्स कमजोर पड़े तो स्ट्राइक कर सके। रात होने पर अपना बंदा अपना टाइम सोचने लग जाता है। वो सोचता है उसका टाइम आ गया। आर्थर अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, एक नट नियर बाय ट्री में फेंक देता है, जिससे जो हूंस होते हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। और एक आदमी है वो अपने कंपेनियन से कह रहा होता है कि अपने डॉग्स को चुप करा, वरना वो फॉरेस्ट के सारे डेंजर अटैक कर देंगे। कुल मिला के सारे एनिमल, बिल्ली, कुत्ता, मॉन्स्टर जो भी है वो इनके ऊपर अटैक कर देंगे। और अगला पार्ट अगली वीडियो में।